सब, वेलकम टू सालू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं सुशीला कुमारी सिंह। मैंने ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से और बीएड किया है। एमएससी इन ज्योग्राफी हूँ मैं, और मैंने अपनी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से की है और 23 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। सीनियर सेकेंडरी रेलवे स्कूल का दानापुर, और मैं यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी 9th और 10th का पढ़ाऊँगी। और आज हम करेंगे 9th क्लास का केमिस्ट्री। ठीक है, तो 9th क्लास का केमिस्ट्री में फर्स्ट लेसन हमारा है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब देखिए, मैटर की जब हम बात करते हैं तो जो भी चीज़ें हमें, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, हमारे आसपास जो भी चीज़ें नज़र आती है वो सारी चीज़ें क्या है, किस चीज़ की बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। ठीक है, तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए मैटर का। कैसे हम कहेंगे कि ये मैटर है और ये मैटर नहीं है? तो एक चीज़ सिंपल वे में जान लीजिए कि जितने भी चीज़ें हमारे इस अर्थ पे हैं, चाहे वो स्टोन हो, पत्थर हो, ये पेन हो, डेस्क हो, बेंच हो, हमारा बॉडी हो, सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। ठीक है, तो मैटर का कुछ खास गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम मैटर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें स्थान घेरता हो, दैट मीन्स कुछ जगह लेता हो, जिसमें मास हो, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जिसको हम महसूस कर सकें, वो सारे चीज़ें क्या है? मैटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि इसका डेफिनेशन की जब बात आएगी तो हम डेफिनेशन में क्या कहेंगे इसे? ऑल दोज थिंग्स which occupies space, has mass and can be felt by our sense organs। ठीक है, अब देखिए, ऑल दोज थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम ही बैठ रहे हैं या कोई भी चीज़ जहाँ हम रखते हैं तो वो कुछ जगह लेता है, घेरता है। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ऑक्यूपाई स्पेस। और हर चीज़ का अपना एक मास होता है। ठीक है, क्योंकि बिना मास के कोई भी चीज़ इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो भी चीज़ें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके लिए एक मास होना जरूरी है। ठीक है, तो जिसका मास होगा वो मैटर होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो भी मैटर होगा। और तीसरी चीज़ की जिसे हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां में से कोई ना कोई उसको फील कर सके। ठीक है, जो फील कर सके। फील करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। भले हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन महसूस तो करते हैं ना कि हमारे अंदर हवा जा रही है। क्योंकि अगर महसूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हवा नहीं रहेगी तो वो हमारे अंदर सफोकेशन क्रिएट करेगा, हमें सफोकेशन फील होने लगती है और हमें परेशानियाँ, हमारी परेशानियाँ बढ़ जाती है। जैसे कभी आंधी चली या खूब तेज हवा चल रही है तो क्या होता है? उसका प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है, वो हमें ढकेलता है। दैट मीन्स कि उसके पास मास भी है, नहीं दिख रहा है लेकिन उसका मास भी है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। एनवायरनमेंट में एयर है तो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है वो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि ऑल दोज थिंग्स which occupy space, has mass and can be felt by our, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं our one or more sense organ, एक या एक से अधिक सेंस ऑर्गन
द्वारा हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये तो मैटर का डेफिनेशन हो गया। दैट मीन्स कि मैटर हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हमें नज़र आती है, सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी है? मैटर की बनी हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर पहले जो एंशियंट टाइम के फिलोसोफर्स थे उनका कहना था कि मैटर क्या है? तो मैटर 5 तत्व का बना हुआ है। ठीक है, 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं, 5 तत्व उसको कहते थे वो, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया पंच तत्व। ठीक है, तो पंच तत्व में क्या है? अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए पंच तत्व क्या है? अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 तत्व हैं, तो हम इसलिए कहते हैं ना कि पंच तत्व का शरीर बना हुआ है, पंच तत्व में लीन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये पंच तत्व उस समय क्योंकि बहुत सारी खोज नहीं हुई थी, क्लासिफिकेशन मैटर का नहीं हुआ था, तो वो ओल्ड एंशियंट फिलोसोफर जो थे वो ये मानते थे कि मैटर क्या है? पंच तत्व है, मतलब 5 चीज़ों का वो बना हुआ है। ठीक है, फिर आया मॉडर्न एज। तो मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया कि मैटर को क्लासीफाई कर दिया 2 भाग में। ठीक है, मैटर को क्लासीफाई किया 2 भाग में, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और केमिकल नेचर के आधार पे, कि मैटर जो हर मैटर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो दिखने में अलग होगा, उसका कलर अलग होगा, तो इसके आधार पे वो फिजिकल नेचर के आधार पे और केमिकल नेचर के आधार पे उनको 2 भाग में बांटा गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। जब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की जब हम बात करेंगे ना, तो उस समय क्या हुआ, जब इसको 2 ग्रुप में बांटा गया तो कुछ लोग वहाँ पर 2 ग्रुप बन गया और दोनों की सोच जो थी, थॉट्स जो थे, दोनों ग्रुप के अलग अलग थे। एक ग्रुप या एक स्कूल ने कहा कि मैटर क्या है? इट इज कंटिन्यूअस। मैटर क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, दूसरे ने ये कहा कि नहीं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक ने क्या कहा कि मैटर कंटिन्यूअस है, दूसरे ने क्या कहा कि मैटर जो है पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, अब हम सिंपल वे में ये लेते हैं, एक पेन या कोई भी चीज़ आप ले लीजिए। अब इस पेन को हम देख करके क्या कहेंगे कि कंटिन्यूअस नज़र तो आ रहा है ना, कंटिन्यूअस है। इसको देख के आप बता सकते हो कि ये पार्टिकल्स का बना है कि नहीं? नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ये छोटे छोटे कणों के बने हुए हैं। ठीक है, पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसको रख के देखा जाएगा तो देखा जाएगा कि कंटिन्यूअस नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं और एक साथ मिल करके ये कंटिन्यूअस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम एक्टिविटीज के द्वारा देखते हैं कि पार्टिकल्स के बने हैं कि नहीं हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्टिविटीज में क्या करेंगे कि एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम यहाँ तक 100 ml पानी डाल देंगे। ठीक है, क्या डालेंगे इसमें? पानी डालेंगे और इसको हम मार्क कर लेंगे कि ये पानी 100 ml इस बीकर में कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम मिला देंगे सॉल्ट। सपोज मान लीजिए कि आप 5 mg या 10 mg अपने अनुसार सॉल्ट मिलाइए या शुगर मिलाइए। ठीक है, सॉल्ट या शुगर को हम इसके अंदर पानी में डाल देते हैं, उसके बाद उसको हम चला देंगे ताकि वो घुल जाए उसमें। ठीक है, आप बताइए कि इसका लेवल पानी का बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रहेगा?
तो हमको ये चीज़ देखनी है कि जब हमने इसमें 10 ml 100 ml तो था ही, 10 ml पानी जब हमने मिलाया इसका, तो इसको क्या हो गया, इसका लेवल सेम है, ना बढ़ा है ना घटा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि ना बढ़ा ना घटा? इसलिए हुआ क्योंकि इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, छोटे छोटे ये पार्टिकल जो है के बीच में स्पेस खाली था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उसको कैसे करना है। हुआ क्या कि इसके जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जा कर के, और ये शुगर या सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो जा कर के घुस गए। समझ में आ गई? तो क्यों घुस गए भाई? अगर कंटिन्यूअस रहते तो कैसे घुस जाते? यहाँ पर कुछ घुस सकता है क्या? नहीं ना। तो ये प्रूफ क्या करेगा आपको कि इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उनके बीच में स्पेस था, जिसमें कि ये जा कर के जिस स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लिए, इसीलिए इस पानी का लेवल जो था वो न बढ़ा न घटा। कैसा रहा? वो सेम रहा, क्योंकि इसके बीच में जो खाली जगह था, दो पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह थी, सपोज मान लीजिए कि ये पानी का पार्टिकल्स है, तो अब देखिए इसके बीच बीच पे जो यहाँ जगह नजर आ रही है ना, तो ये जाकर के उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिए। ये शुगर या फिर सॉल्ट जो था वो जाकर के उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसीलिए पानी का लेवल ना बढ़ा ना घटा। ठीक है, अब आ जाइए कि इससे तो प्रूफ हो गया ना कि मैटर जो है क्या चीज का बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब आइए एक और एक्टिविटीज करते हैं हम इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब ये देखना है कि ये पार्टिकल्स जो है कितने छोटे हैं। ये पार्टिकल्स, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। ये इतने छोटे होते हैं ना कि हमको नजर ही नहीं आएगी, इवन अंडर माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप भी नजर नहीं आती है, ये इतने छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स। तो हम अब इसको करते हैं कि एक एक्टिविटीज ही करेंगे इसमें, और उसके द्वारा हम प्रूव करेंगे कि पता लगाएंगे कि कितने छोटे पार्टिकल्स इसके होते हैं। ठीक है, अब आइए अब इसको हम करते हैं कि एक हम बीकर लेंगे, इस बीकर में हमने ले लिया 100 ml वाटर। ठीक है, इस बीकर में हमने क्या लिया? 100 ml वाटर लिया, और उस 100 ml वाटर में हमने एक छोटा सा टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया। समझ में आ गई? तो इसमें हमने क्या किया? एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, इसमें हमने 100 ml पानी दिया, इसमें हमने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल टुकड़ा, मीन्स यहाँ क्या कहेंगे हम इसे? क्रिस्टल कहेंगे, ढेला जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घुलना उसमें पानी में शुरू हो जाएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद ये एकदम डीप पिंक या पर्पल टाइप का जो पिंक होता है ना, एकदम गाढ़ा पिंक जो होगा पर्पल टाइप का, उस तरह का कलर बना लेता है। तो हम कहेंगे इसको कि पिंक ही इसने बना दिया। क्या किया? पिंक बना दिया, कलर डीप पिंक कलर इसने बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब ये पूरी तरह से क्रिस्टल घुल गया उसमें और उसने अपना कलर चेंज कर लिया, एकदम पिंक हो गया, फिर अब हम क्या करते हैं कि इसमें से 10 ml हम ये कलर्ड वाटर को लेंगे और इसमें डाल देंगे।
दूसरा बीकर लेकर के उसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसमें हमने कितना लिया 10 ml इसका पानी लिया, इसमें जिसमें क्रिस्टल हमने मिलाया था उसका 10 ml पानी हम लेंगे और कहाँ डाल देंगे, इसमें डाल देंगे और इसमें 90 ml अलग से डालेंगे। सिंपल पानी, सादा पानी 90 ml डाल देंगे। तो अब इसका टोटल मास कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 100 ml हो गया ना। ये 90 ml हम सीधा डाल रहे हैं, सिंपल वाटर डाल रहे हैं और 10 ml हमने यहाँ से लिया था। अब देखोगे आप कि इसका जो कलर था, इस पानी का भी कलर, क्योंकि यहाँ पर कलर है ना, पिंक कलर है, तो ये पानी का भी कलर पिंक हो गया, लेकिन इससे थोड़ा लाइट होगा। इसमें जो कलर था उस कलर से थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कलर होगा। ठीक है, तो अब फिर हम करते हैं कि अब इसमें से लेंगे 10 ml पानी और फिर इसमें हम मिला देते हैं 10 ml और फिर इसमें हम डालते हैं 90 ml। अब पहली बार हमने इसमें डाला था क्रिस्टल, इसमें से 10 ml लेकर के यहाँ डाला, यहाँ देखा कि यहाँ भी कलर हो गया, लेकिन ये कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है। ठीक है, कंपेयर टू दिस। अब यहाँ से हम 10 ml लेंगे, फिर इसमें डालेंगे इस बीकर में और फिर यहाँ पर 90 ml अलग से पानी मिलाएंगे। तब हम देखेंगे कि इसका भी कलर चेंज हो गया, ये भी पिंक है, लेकिन इससे थोड़ा सा ये लाइट हो जाएगा। समझ में आ गई? फिर हम इसमें से भी 10 ml निकालेंगे, दूसरे बीकर में डालेंगे, फिर उसमें 90 ml मिलाएंगे। इस तरह से हम करते जाएंगे। ठीक है, 5, 6, 7 बार करेंगे। उसके बाद भी हम देखेंगे कि पोटेशियम पर मैग्नेट के कारण जो कलर चेंज हुआ था, लास्ट तक वो कलर है ही, लेकिन क्या हो गया, एकदम लाइट होता जाएगा। तो आखिर मान लीजिए इतना छोटा सा टुकड़ा हमने डाला था, छोटा सा क्रिस्टल डाला था पोटेशियम पर मैग्नेट का, लेकिन वो कंटिन्यूअसली अपना कलर दिखा रहा है हर जगह। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका मतलब यही हुआ कि वो छोटे से पोटेशियम परमैग्नेट के टुकड़े में बहुत सारे पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैग्नेट के, और वो इतने छोटे थे कि वो निकलते गए, टूट के अलग होते गए और सारे का पानी चेंज करता गया। समझ में आ गया? तो इससे क्या प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं देख पाते हैं, वो इतने छोटे होते हैं। इज इट क्लियर? होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज। तो इससे हम क्या कहेंगे कि एक तो आपने प्रूव कर दिया कि ये पार्टिकल्स का मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, उसके द्वारा पता चल रहा है। दूसरे में क्या पता चल रहा है, सेकंड एक्टिविटीज में ये एक्टिविटीज 2 हम कर सकते हैं। ये एक्टिविटी 1 हो गया। ठीक है, अब इससे हमें पता चल रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके कारण कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इज इट क्लियर? अब आइए कि अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में हम देखेंगे कि पहला पॉइंट इसका है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखिए ये पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पहली एक्टिविटीज हमने किया था, तो बीकर में जो पानी लिया, फिर उसमें हमने सॉल्ट या शुगर मिलाया, तो वो उसका लेवल पानी का बढ़ा नहीं, वो सेम रह गया। ठीक है,
तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि पार्टिकल जो है उसके बीच में स्पेस होते हैं जिसके कारण कि वो उस जगह को ले लेता है, ठीक है, उस जगह को वो ऑक्युपाई कर लेता है जिसके कारण वो बढ़ा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है उसके बीच में क्या है, स्पेस होता है, ठीक है। तो ये तो उससे प्रूफ हो रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट हो गया कि ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मैटर का, ठीक है। ये मैटर का जो पार्टिकल्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारा, द पार्टिकल्स आर continuously moving। अब देखिए इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं कि एक एक्टिविटीज और करते हैं। इस एक्टिविटीज में हम करेंगे क्या कि दो बीकर लेते हैं, इसमें हम कोल्ड वाटर डालेंगे और इसमें हम हॉट वाटर डालते हैं, ठीक है। इसमें हम एक में हॉट वाटर डालेंगे, दूसरे में हम कोल्ड वाटर डालते हैं। इसके पहले आप ये करके वाटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग, इसके लिए हम पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसके लिए एक हम ये कर सकते हैं कि हम घर में नील डालते हैं, ब्लू डालते हैं ना वाइट कपड़ा में, तो उसको आप करके देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि एक बीकर ले लीजिए, पहले इस बीकर में हमने पानी ले लिया, वाटर लिया और उसमें 2-3 ड्रॉप्स आप या तो इंक का डाल दीजिए, ब्लू इंक डाल दीजिए, रेड इंक डाल दीजिए या ब्लू जो हम कपड़ा में डालते हैं वो डाल दीजिए और बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए आप उसे ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। आपने 2-3 बूंद ही डाला है इसमें, बट आफ्टर सम टाइम हम ये देखते, कुछ समय के बाद ये देखते हैं कि वो धीरे धीरे पानी के में फैल गया वो कलर, ठीक है, पूरा पानी का कलर चेंज हो गया। अगर आप रेड कलर डाल रहे हैं तो रेड में बदल गया, ब्लू कलर डाल रहे हैं तो ब्लू में बदल गया, ठीक है। तो आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने इसको स्टेयर भी नहीं किया, चलाया भी नहीं, उसके बावजूद भी ये क्या हो रहा है कि पानी इसका कलर चेंज हो गया पानी का, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि उसके जो पार्टिकल्स है भले हमें नजर नहीं आ रहे हो बट दे आर मूविंग कंटिन्यूसली, वो मूव कर रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे से क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये डिफ्यूजन हुआ। तो डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मूव करता है, इसीलिए इसके जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करते हैं, किसी भी मैटर्स के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, इसीलिए वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटर मिक्स कर जा रहा है। इज इट क्लियर? अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन का डेफिनेशन जब हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, इंटर मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है मूव करते रहते हैं। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल एक और ले सकते हो कि अगर सपोज मान लीजिए कि ये हमने हमेशा महसूस किया होगा कि कहीं कुछ बन रहा है,
अच्छी चीज़ें बन रही तो उसका स्मेल दूर तक चला आता है हमारे पास तक। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो स्मेल जो है एयर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स करता है और पार्टिकल चूँकि मूव कर रहे हैं इसलिए वो हम तक पहुँच जाता है दूर दूर तक। इज इट क्लियर? तो इसी को करने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये डिफ्यूजन जो हुआ ये क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। तो ये कैसे हो रहा? तो ये क्या प्रूफ कर रहा है आपको कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। यही कारण है कि वो एक दूसरे से मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? अब आ जाइए कि हम देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये पार्टिकल्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या वो सभी के साथ एक ही जैसा मिक्स करते हैं या फिर वो टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं? तब इसे डिफ्यूजन को ही हम देखेंगे कि सपोज मान लीजिए कि एक में हमने कोल्ड वाटर लिया है, दूसरे में हमने हॉट वाटर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर में हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें मिला देते हैं। सबसे पहले पानी मान लीजिए कि यहाँ तक हमने ले लिया है। अब हम इसमें आप कुछ भी मिलाइए, ठीक है, कुछ भी, दैट मीन्स कि कुछ भी ठोस मिला दीजिए। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को ही मिला देते हैं, डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जब हम इसमें डालेंगे, एक इसमें भी डालें और एक इसमें भी डालें, सेम वॉल्यूम का डालेंगे। अब ये देखते हैं कि इसमें का जो हॉट वाटर था, इसमें हॉट वाटर में कुछ भी आप मिलाओगे तो वो जल्दी घुल जाता है और कोल्ड वाटर में क्या होता है, वो धीरे धीरे घुलता है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब जैसे ही हम टेम्परेचर किसी इंक्रीज करते हैं तो उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है और पार्टिकल तेजी से मूव करना शुरू करता है। समझ में आ गई? तो हॉट वाटर में कोई भी चीज क्या होता है, जल्दी घुलता है। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या हो गया कि हॉट वाटर में जल्दी क्यों घुल रहा है? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है और वो काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल जो है वो तेजी से मूव करने लगते हैं। ठीक है, और ये सॉरी, काइनेटिक एनर्जी हवा में जब हम बात करेंगे हवा की, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसका हवा जो है तेजी से फैलता है। क्यों फैलता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत तेजी से बढ़ती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो कहीं भी जब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा और ये मूव भी क्या करेगा, फास्ट करेगा। उसके पार्टिकल जो है फास्ट मूव करते हैं। इसीलिए कोई चीज़ें जब ठंडे पानी में नहीं घुलती है तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म कर करके उसको घुलाया जाता है। क्यों? ताकि उसके पार्टिकल जो है वो तेजी से मूव करने लगे। इज इट क्लियर? तो ये आपको प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है थर्ड इसका क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब ये देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। पार्टिकल्स के मैटर्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो अट्रैक्शन कैसा होगा, क्यों होगा, ये हम इसमें देखेंगे।
सपोज मान लीजिए कि हमने आयरन रॉड लिया, चॉक लिया और तीसरा हम रबर बैंड लेते हैं। अब ये देखिए 3 तरह की चीजें हमने ले ली, ठीक है। और ये 3 तरह की जो चीजें हैं, आयरन रॉड है, चॉक है, रबर बैंड है, अब इन तीनों चीजों को हम हैमरिंग शुरू करते हैं, मतलब उसको ठोकना, पीटना शुरू करेंगे। तो आप देखोगे कि ये चॉक जो है जल्दी टूट जाएगा, इस पे आयरन पे हम रॉड मार भी रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। रबर बैंड वो धीरे धीरे टूटेगा, इसको स्ट्रेच करो तो वो फैल जाता है, ठीक है। तब ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में क्या था? कम था। इसमें आयरन रॉड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत अधिक था, इसलिए वो एक दूसरे से चिपका हुआ रहा, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए रहा, जो कि टूट नहीं पाया, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने के कारण एक दूसरे से वो चिपका हुआ था, तो हैमर करने के बाद भी वो टूटा नहीं। रबर बैंड में क्या हुआ कि रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो कुछ देर थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो फैलेगा, उसके बाद फिर छोड़ने पे क्या होता है, वो फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही वो हार्ड हो सकता है, या एयर कंडीशन में हो सकता है, या फिर वो लिक्विड कंडीशन में होगा। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हैमरिंग शुरू किया, पीटना शुरू किया, तब हम देखेंगे कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये टूट जाएगा और ये थोड़ा सा दब जाएगा, ठीक है। अब इनको काटना शुरू कीजिए। काटने पे क्या होगा कि आयरन को जब हम देख रहे हैं तो आयरन को काट पाएंगे हम, नॉर्मल वे में तो नहीं काट पाएंगे। चॉक रगड़ने पे वो उसका पाउडर बनता जाएगा, और रबर को स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जितना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा वो एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उनको अलग करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो अब देखिए हर मैटर्स में का जो पार्टिकल्स है वो एक जैसा नहीं होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिफरेंट मैटर्स में वो डिफरेंट तरह का होगा। हर मैटर्स का अपना अपना, उसका जो पार्टिकल्स है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। सभी मैटर्स में एक ही जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रूव करती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे कोशिश कीजिएगा करने का, और जहाँ भी कोई डाउट होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसे सॉल्व करूँ, एंड यू विल गेट द नोट्स। आज हम यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।